हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पहले सेशन में। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। आज का हमारा टॉपिक एक वो टॉपिक है जो प्रेजेंट टाइम में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल इस टाइम हर जगह देखो इसी टॉपिक की बात चल रही है। जिस भी देख लो आप, जहाँ सोशल मीडिया पे देख लो वहाँ ये टॉपिक, न्यूज़पेपर्स में देख लो वहाँ ये टॉपिक, यदि जो अलग अलग चैनल्स हैं वहाँ ये टॉपिक। और कन्फ्यूजन तो इतना है इस टॉपिक के कि पूछो मत कि मतलब होता क्या है वास्तव में। तो चलिए आज इस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, सारे आपके कंसेप्ट हैं, क्या क्या चीज़ें क्या किस रिलेटेड से होता है, सब आपको मैं बताऊँगा। चलिए करते हैं शुरू। देखिए ये आज का हमारा टॉपिक है। कौन सा? हमारी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। इस जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत एक बात तो स्पष्ट है अभी तक। पहली बात तो देखो, इस शिक्षा नीति से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये शिक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट जो हमारे है, सेंट्रल कैबिनेट है, उसने केवल इसको पारित किया। केंद्रीय कैबिनेट है उसने केवल इसको किया। अभी ये लोकसभा राज्यसभा में जाएगी, उसके बाद इसका प्रस्ताव स्टेट के पास आएगा, उसके बाद स्टेट डिसाइड करेगा कि इसको लागू करना है या नहीं करना है, इसमें कुछ संशोधन करना है या नहीं करना। उसके अकॉर्डिंग नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें क्या है क्या नहीं है वो सब डिटेल हम यहाँ देखेंगे। इसका बिल, नई एजुकेशन पॉलिसी का जो बिल है वो नेशनल हायर एजुकेशन बिल है। इस बिल का नाम क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन बिल। कौन सा बिल है? नेशनल हायर एजुकेशन बिल। जो इसकी इस नई शिक्षा जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसके लिए कौन सा बिल पारित किया गया है? नेशनल हायर एजुकेशन बिल पारित किया गया। इस हायर एजुकेशन बिल के आधार पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ये केवल और केवल स्कूल्स के लिए नहीं है, अकेली स्कूल्स के लिए नहीं है, उसके अलावा ये हायर एजुकेशन के लिए भी है कि जो हमारी यूजी, पीजी, बीएड, बीएसटीसी जो भी चलती है उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी हर एक सेक्टर के लिए। जो ये बिल है, जो नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020, ये बिल, इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 29 जुलाई 2020 को। कब? अभी थोड़े दिन पहले, 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2020 को इस बिल को मंजूरी दी गई। यानी अगर ऐसा आ जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब, इस बिल को मंजूरी कब दी गई? तो 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दी गई। इसलिए देखो 2020 है, 2020 का मतलब कौन सा है? कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी। इसीलिए इस बिल को भारत की 21वीं शताब्दी का बिल कहते हैं। कौन सी शताब्दी का बिल कहते हैं इसको? भारत की 21वीं शताब्दी का बिल कहते हैं, या इसको भारत की 21वीं शताब्दी की शिक्षा नीति भी कहते हैं। 21वीं शताब्दी की शिक्षा नीति क्यों? क्योंकि 2020 चल रहा है और 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 2020 चलने का मतलब क्या है कि 21वीं शताब्दी चल रही है, और इसीलिए इसको 21वीं शताब्दी की शिक्षा नीति कहेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इससे पहले शिक्षा नीति कब बनी थी? ये तो प्रेजेंट टाइम में तो ये है कि 2020 की शिक्षा नीति है, 2020 में बनी है नहीं, लेकिन इससे पहले वाली शिक्षा नीति कब बनी थी? इससे पहले की शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, 1986 में। 1986 में सबसे पहले शिक्षा, इससे पहले वाली शिक्षा नीति बनी थी, और उस शिक्षा नीति बनते समय कौन थे इसके प्रधानमंत्री? भारत के कौन थे? राजीव गांधी थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कि जब पिछली शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे।
इस जो 1986 की जो शिक्षा नीति बनी थी, उस 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें चेंज किया गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया। और वो कब किया गया? 1992 में संशोधन किया गया। और जिस टाइम इसमें संशोधन किया गया उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। क्लियर? ये एक संशोधन नीति थी। शिक्षा नीति 1986 में हुई और शिक्षा की संशोधित नीति कब हुई? 1992 में आई। क्लियर? उससे पहले अगर ऐसा पूछे कि पहली शिक्षा नीति, भारत की पहली शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में, 1968 में। और इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए, सिंपल सा याद रखने का भी बताऊं। 1968 इंदिरा गांधी जी, 86 अपोजिट, देखो 8 की जगह 6 की जगह 8, आपस में कौन? हस्बैंड राजीव गांधी जी। क्लियर? तो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, हस्बैंड नहीं, यानी कि राजीव गांधी जी की शिक्षा नीति आई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, जो प्रेजेंट टाइम वाली पॉलिसी है, उसका मसौदा या प्रारूप किसने तैयार किया था? कस्तूरी रंगन समिति। उसके लिए अगर ऐसा पूछे कि कौन सी कमेटी गठित की गई थी, तो उसके लिए कस्तूरी रंगन समिति गठित की गई थी। कस्तूरी रंगन समिति गठित की गई थी। इस कस्तूरी रंगन समिति ने इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका पूरा मसौदा मतलब प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, पूरा इसका ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी, एक जो संविधान निर्माण हुआ था भारत का, उसमें भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान के लिए थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी किसके लिए थी? वो संविधान के लिए थी। ये किसके लिए है? उसका अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मसौदा समिति बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए, इसके लिए कौन थे? इसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कस्तूरी रंगन समिति बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब बात करते हैं कि जो कस्तूरी रंगन जो समिति बनी है, कस्तूरी रंगन समिति, ये समिति बनी कैसे? ये समिति बनी MHRD की सिफारिश से। सिफारिश किसने की थी? MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसने इसकी की थी। लेकिन वर्तमान में इस MHRD का नाम क्या कर दिया गया है? इस MHRD का नाम कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम कर दिया इसका? शिक्षा मंत्रालय कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ठीक है, इस MHRD की सिफारिश पर इस MHRD का गठन हुआ था सितंबर 1985 में। इस MHRD का गठन हुआ था सितंबर 1985 में। जो कस्तूरी रंगन समिति है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा समिति भी बोलते हैं, कस्तूरी रंगन समिति को राष्ट्रीय शिक्षा समिति भी बोलते हैं, इसका गठन का प्रस्ताव 2016 में दिया गया था। प्रस्ताव दिया गया था 2016 में, प्रस्ताव 2016 में। इसका गठन किया गया जून 2017 में। प्रस्ताव कब दिया गया? 2016 में। गठन कब किया गया? जून 2017 में, 6th मंथ मतलब 6ठा महीना 2017 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को इसने अपनी रिपोर्ट किसको पेश की? MHRD को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसने अपनी पेश की। और MHRD को पेश की। इस MHRD के मंत्री कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, इस जो MHRD के उस टाइम मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। यानी कस्तूरी रंगन समिति का गठन MHRD की सिफारिश पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति इसको बोलते हैं। गठन का प्रस्ताव 2016 में, गठन किया गया जून 2017 में। रिपोर्ट प्रस्तुत की 31 मई 2019 में। और MHRD को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और MHRD के कौन थे उस टाइम मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर? इसमें सदस्य कितने थे इस समिति में? इस समिति में सदस्य थे टोटल 9 सदस्य थे। और 9 सदस्य में थे 1 सदस्य इसका अध्यक्ष और बाकी के 8 अन्य सदस्य। 1 सदस्य इसके अध्यक्ष और बाकी के अन्य 8 सदस्य थे। क्लियर? 1 सदस्य इसका अध्यक्ष था और बाकी के इसके अन्य 8 इसके सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? वही कौन? कस्तूरी रंगन।
कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, इसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? कस्तूरी, इसीलिए तो इसको कस्तूरी रंगन समिति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जो योजना आयोग के सदस्य भी थे। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं और ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसरो को क्या बोलते हैं? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसरो। अब इसरो की जब बात आ गई तो इसरो की अभी बात करें। इसरो है क्या, किस काम के लिए, किस काम के लिए। अब कृष्णा स्वामी के कस्तूरी रंगन के बारे में बात करते हैं कि कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन योजना आयोग के सदस्य थे। योजना आयोग के सदस्य थे। योजना आयोग जो होता है, योजना आयोग के बारे में भी अभी डिटेल बात करेंगे। योजना आयोग क्या है क्या नहीं। जो इसरो है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवन। इसके अलावा कस्तूरी रंगन जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्या क्या? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। किसको? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को। क्लियर? आगे चलते हैं, बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है नीति आयोग। वर्तमान इसका नाम क्या कर दिया गया है? वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। और इस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? इस योजना आयोग का गठन, इस योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। JLN मीन्स जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद जब एनडीए गवर्नमेंट आई 2015 में, 2014 में जो चुनाव हुए हैं, 2015 में एनडीए गवर्नमेंट आई, तो मोदी जी ने क्या किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। बहुत सारों को ये नहीं पता कि इसका नीति की भी फुल फॉर्म होती है। बहुत सारे क्या सोचते हैं कि नीति क्या फुल फॉर्म, मतलब नीति आयोग इसका नाम कर दिया। नहीं, इस नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? इस नीति आयोग की ये क्या होती है कि फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की। तो योजना आयोग जिसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया? 1 जनवरी 2015 को कर दिया। इज दैट क्लियर? ऐसे गॉट इट? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इस समिति की जो सिफारिशें हैं। अब देखो, कोई इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि NCE 2020 की विशेषताएं, या फिर इसको बोल दो इस समिति की सिफारिशें, क्योंकि समिति ने जो सिफारिशें दी उन्हीं को इसकी विशेषताओं में डाल दिया है। क्लियर? जो समिति ने जो सिफारिश की वही NCE 2020 की विशेषताएं बन गई। कैसे? कौन कौन सी? देखो, सिंपल सी बात है कि अभी जो ये बिल है ना, अभी ये बिल जो पास हुआ है, मतलब जो अभी नई शिक्षा नीति जो जिसका बोल रहे अपन, अभी ये किसने? केवल और केवल इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। अभी तक इसको किसने? केंद्रीय कैबिनेट ने। केंद्रीय कैबिनेट से बाद ये आएगा लोकसभा या विधानसभा में। लोकसभा निम्न सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। विधानसभा नहीं, राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ से साइन होने के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तब ये क्या बनेगा? कानून बनेगा। तब क्या बनेगा? कानून। और इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेट टाइम कितना भी लग सकता है, कह नहीं सकते कुछ भी। तो यानी केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। आगे यहाँ से कहाँ जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? ये कानून बन जाएगा।
क्लियर। इस एमएचआरडी को क्या नाम दे दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात इस एनसीई 2020 की कि अपने विभाग का नाम चेंज कर दिया। एमएचआरडी का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। कौन सा मंत्रालय कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। पहले भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, पहले भी शिक्षा मंत्रालय था, फिर बाद में एमएचआरडी कर दिया, अब वापस इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? आई थिंक आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। किसकी? इस एनसीपी 2020 की, एनसीपी 2020 की, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी एनईपी 2020 की। इसमें देखो, इसमें सिंपल सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट सिर्फ एक बात है, क्या? कि इसने 5 बातों पर मुख्य फोकस किया। कितनी बातों पर? 5 बातों पर। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? एक, पहुंच कहां तक है। दूसरी, समानता कितनी है। तीसरी, गुणवत्ता कितनी है। चौथी, वहन कितना कर सकते हो। और जवाबदेही किसकी होगी, कि मतलब एजुकेशन की पहुंच कहां कहां तक है, जो हम शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा की पहुंच कहां कहां तक है, जो इक्वलिटी मिल रही है नहीं मिल रही। ये तो नहीं हो रहा कि कहीं किसी बच्चे को ज़्यादा एजुकेशन मिल रही है, किसी को कम एजुकेशन मिल रही है। गुणवत्ता, एजुकेशन की क्वालिटी कैसी मिल रही है, क्वालिटी कैसी मिल रही है। एक तो टीचर टाइम पास कर रहे हैं स्कूल में आके, या फिर क्वालिटी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहे हैं। वहन, इसके लिए वहन कौन कर रहा है, कौन किसके कितना फंड किस तरीके से दे रहा है। और जवाबदेही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जवाबदेही किसकी होगी। पहले क्या करते थे स्कूल, मतलब जो भी संस्थाएं होती, स्कूल होता था, उसका जो रिजल्ट खराब होता था उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। अब जवाबदेही होगी टीचर्स की, कि क्यों रिजल्ट खराब गया तो क्यों, वाई, क्वेश्चन मार्क लगेगा उन पे, क्यों तो क्यों, हमें इसका जवाब चाहिए, उनको जवाब देना पड़ेगा। और जहाँ इंसान को जवाब देना पड़ता है वहाँ इंसान काम करता है। सच बताऊं, जो मेकाले की शिक्षा नीति थी ना, मेकाले, लॉर्ड मेकाले, उसकी शिक्षा नीति ने हमारी एजुकेशन को इस स्तर पे लाकर कर दिया गया है कि हम ये हैं। सिंपल सी फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूं, क्या? उस मेकाले की समिति ने हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम कुछ नहीं है। यहाँ बच्चा जब एजुकेशन शुरू करता है, सिर्फ उसको एक बात सिखाई जाती है, बेटा जॉब लगना है, बेटा जॉब लगना है। अरे भाई साहब, जॉब लगने के लिए नहीं पढ़ा जाता। बच्चे के अंदर नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी पोस्ट पे, जब उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, फिर वो क्या कर पाएगा। बट हमारा मुद्दा ये नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि इस मेकाले ने जो सिस्टम किया था ना, इसने भारत की एजुकेशन सिस्टम को पूरा तहस नहस करके रख दिया था। क्लियर? बट अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, तो अभी इस बात को हम नहीं लेंगे, वरना बातें करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा। बट अभी हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसमें क्या है, जवाबदेही किसकी होगी, कि आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, ये किसकी अध्यक्षता में बनी? ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी ये भी। और इसके आधार पे एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा। क्या बनेगा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और उसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? और इस टाइम तो ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। कैसे? ये जहाँ पे पूरा देश कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहा है, उस टाइम ये इंसान पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की मिसाल बना हुआ है। हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो बनेगा उसमें पीएम उसकी अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इज दैट क्लियर? उससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके आधार पर राज्य शिक्षा आयोग का भी गठन किया जाएगा। राज्य शिक्षा आयोग का भी गठन किया जाएगा। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, एक राज्य शिक्षा आयोग। उसके बाद बात करते हैं कि जो आरटीई एक्ट था, उसमें बदलाव किया गया। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें बदलाव किया गया। उसमें क्या बदलाव किया? क्लास 12th तक किया गया और एज की गई, क्लास तो कहाँ तक की गई? 12th तक की गई। और एज कितनी की गई? 3 से 18 वर्ष। क्लास कहाँ तक की गई? 12th तक। और एज कितनी की गई? 3 से 18 वर्ष तक। क्लियर? कैसे? पहले कितनी थी? 6 to 14 ईयर। लेकिन अब एज कितनी कर दी है?
यानी 4 साल बढ़ा दी और 3 साल इधर वाली कम कर दी। यानी इस 6 को तो किस में ले आए, 3 में, और इसको किस में ले आए, 18 में। यानी 3 से 18 साल। पहले कितनी थी, 6 से 14 तक थी, तो मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 साल का था। अब कितने साल का होगा, थर्ड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी अब 16 साल का प्रोग्राम होगा। कितने साल का, 16 साल का। और इसी 16 साल के प्रोग्राम के चक्कर में आप अभी ये फंसा हुआ कि 5 + 3 + 3 + 4 इसका मतलब क्या है, वो अभी मैं मतलब आपको समझा दूंगा। बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की, आरटीई एक्ट की। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ, 2009 में आया था ये, लेकिन 2009 में पूरे भारत में नहीं लग पाया था। ये संपूर्ण भारत में लगा था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए। हम बोलते हैं ना कांग्रेस बीजेपी, नहीं भाई साहब, कांग्रेस बीजेपी नहीं है। कांग्रेस का मतलब यूपीए, यूपीए की गवर्नमेंट होगी, और बीजेपी का मतलब एनडीए की गवर्नमेंट होगी। क्लियर, कांग्रेस बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, यूपीए एनडीए है। उसके बाद उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, माननीय मनमोहन सिंह जी। जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर सब शेष संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2011 को। और इसका नाम भी बदला गया। क्या नाम किया गया, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011, इस नाम से किया गया। किस नाम से, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 किया गया। ये आरटीई एक्ट की कुछ बातें मैंने आपको अतिरिक्त रूप से बता दी। आरटीई आया कब, 2009 में। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस जो एनईपी 2020 है, इसमें 2022 तक पैरा टीचर्स की प्रणाली समाप्त की जाएगी। अब समस्या यहां आती है कि व्हाट इज दिस पैरा टीचर। पैरा टीचर क्या है, स्कूल में टीचर होते हैं, इनका वेतन सैलरी वो भी 3rd ग्रेड टीचर से नीचे होता है। और ऐसे कहते हैं ना पुराने टाइम में जो अस्थायी रूप से लगे हुए हैं, वो अस्थायी वाले हैं पैरा टीचर्स। और इनकी क्या की जाएगी, इनकी टीचर प्रणाली को समाप्त किया जाएगा, पैरा टीचर प्रणाली को समाप्त किया जाएगा। 2025 तक प्री प्राइमरी एजुकेशन का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सार्वभौमिकरण किया जाएगा। कब तक, 2025 तक। कब तक, 2025 तक। किसका, प्री प्राइमरी एजुकेशन का, प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या किया जाएगा, सार्वभौमिकरण। उसके बाद 2030 तक, कब तक, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन और ठहराव को प्राप्त करना। नामांकन कितना, 100% और नामांकन और ठहराव को प्राप्त करना। और नामांकन बढ़ाना कितना, 50% तक बढ़ाकर ले जाना। बढ़ाकर कहाँ तक ले जाना, 50%। और नामांकन 100% और उसका ठहराव भी, मतलब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, उसका ठहराव, बच्चा रुकना भी चाहिए स्कूल में, वरना बच्चे निकल लेते हैं जल्दी। अब झंझट आता है बीएड का, कि बीएड में 3 पॉलिसी कर दी, 12th के बाद बीएड, यूजी के बाद बीएड, पीजी के बाद बीएड। तो क्या करें, बीएड का लफड़ा कैसे समझें। बीएड का लफड़ा आपको मैं समझाता हूं कैसे है। क्या बीएड का, बीएड कर दी है आपकी, जो बीएड चल रही है वैसे ही चलेंगी, जो बिल्कुल, हाँ मैं सही कह रहा हूं, जो बीएड चलेंगी वैसे ही चलेंगी। लेकिन 12th के बाद, यदि जस्ट 12th के बाद आप 4 साल वाली करते हो, उसमें आपकी यूजी भी हो जाएगी और आपकी बीएड भी हो जाएगी। कितने साल का मैटर हो जाएगा, 16 साल का। यदि आप यूजी कर लेते हो, मान लो मैंने बीए, बीएससी या बीकॉम कर लिया, बीए, बीएससी या बीकॉम कर लिया। बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, एंड बीएससी होती है बैचलर ऑफ साइंस। क्लियर। तो यूजी यदि मान लो मैंने बीए, बीएससी, बीकॉम कर लिया, उसके बाद मुझे 2 साल वाली बीएड करनी पड़ेगी। कितने साल का प्रोग्राम हो गया, 12 का तो था, 3 साल आपने यूजी की, 2 साल आपने बीएड की, कितने साल हो गए, 17 साल हो गए। नेक्स्ट, यदि मैंने पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिया, एमए कर ली, एमएससी कर ली या एमकॉम कर लिया, तो मुझे केवल 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी। कितने साल की, 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी। कितने साल हो गए, 18 साल। कैसे, 15 प्लस एमए करने के लिए 2 साल, प्लस फिर 1 साल और आ जाएगा, किसका, बीएड का। टोटल कितने हो गए, 18।
क्लियर? प्रोग्राम समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं यूजी। अगर आपने कॉलेजेस की बात की कि आपको कॉलेज करनी है, यूजी करनी है आपको, यूजी का क्या करोगे आप? यूजी में आपको ये करना है कि आपने यूजी की, सपोज करो मैं यूजी कर रहा हूँ और यूजी करते करते मेरे मन में आया कि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर तक पढ़ूंगा, या फिर किसी कारणवश मैं केवल फर्स्ट ईयर तक पढ़ पाया, तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले कुछ नहीं मिलता था, अब क्या मिलेगा? मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट का यूज भी होगा। आगे आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट आगे फ्यूचर में यूज भी होगा। ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेके उसको घर पे ऐसे अलमारी में सेट करके रखेंगे ना, उस सर्टिफिकेट का आगे यूज होगा। यदि आपने सेकेंड ईयर कर ली, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और यदि आपने फाइनल तक पहुंच गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी ये सिस्टम तो सेम है कि फाइनल करने के बाद तो आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन ये दो सिस्टम नए किए हैं। यदि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और यदि आपने सेकेंड ईयर कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? कि मतलब यदि मैं यूजी कर रहा हूँ, सपोज करो मैं यूजी कर रहा हूँ, मैं यूजी फर्स्ट ईयर में गया, फर्स्ट ईयर के बाद मैंने यूजी छोड़ दी, मुझे क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि मैंने यूजी सेकेंड ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर में मुझे क्या मिल जाएगा? डिप्लोमा। और यदि मैंने यूजी थर्ड ईयर कर लिया, मतलब फाइनल ईयर कर लिया, तो क्या मिल जाएगी मुझे? डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मुझे? डिग्री मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? आई से गॉट इट? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की संरचना क्या है? संरचना यह है कि पहले जो था उस सिस्टम को कुछ चेंज किया गया है। क्या चेंजेस किए गए देखते हैं। सबसे बड़ी इस युग की, इस NEP की सबसे बड़ी समस्या क्या? ये 5+3+3+4, ये अभी समझाऊंगा आपको है क्या। पहले सिस्टम ये था, बच्चा 10th करेगा, 12th करेगा एंड यूजी करेगा। 10th, 12th एंड यूजी। लेकिन अब क्या है? 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 साल तक तो केवल स्कूल होगी, और पहले भी 15 तक होती थी। तो फ़र्क क्या हुआ? कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फ़र्क सिस्टम में किया गया। कैसे? दिखाते हैं आपको, समझाते हैं। जो शुरुआत वाले 5 साल हैं, इधर आइए, इस साइड देखिए। जो शुरुआत वाले, इसमें जो 5+3+3+4 का फॉर्मूला है, इसमें जो शुरुआती 5 साल हैं आपके, इन 5 सालों को आपने कैसे बांटा है? 3+2। 5 का मतलब 3+2, ऐसे बोलते हैं 3 2 5 मत कर, तो 3+2। 3 क्या है यहाँ पे? 3 है आपका, 3 जो है ना, 3 पूर्व प्राथमिक स्तर है, मतलब पूर्व प्राथमिक स्तर। इसमें अगर इस सिस्टम को अच्छे से समझे ना, तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। पहले इस सिस्टम को समझते हैं। यहाँ से 5+3+3+4, अगर इसको गौर से, अभी इस स्लाइड पे अपन वापस आएंगे, पर पहले अभी एक बार आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये आपका सिस्टम है। मुझे नहीं पता सिस्टम क्या है, मैं नहीं जानता कि सिस्टम क्या कहता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस सिस्टम का कैसा चलना है। देखिए, इसको इसी तरीके से, इसी में मैं लिख देता हूँ 5 3 3 4। हमें इतना पता है कि मैक्सिमम क्लास कितने की गई है? 12th की गई है। चलिए, 4 साल चलना है, मतलब 12th 11th 10th और 9th। 4 साल कहाँ पे चले गए? इस संस्था में चले गए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सीधा लेके चलोगे कन्फ्यूज होगा, उल्टा लेके आओ। मैक्सिमम हमें पता है कि 12वीं क्लास होती है, उसके बाद तो कॉलेज ही होता है। ठीक है, तो शुरुआती जो अंतिम 4 साल है उनमें क्या करना पड़ेगा? 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं, 4 साल हो गया। अब 2-3 साल बचे पीछे वाले, इसमें क्या 9th तक तो हो गया, 8th 7th और 6th आ गए यहाँ तक। उसके बाद पीछे वाले में चलते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें 5th 4th और 3rd, 5th 4th और 3rd। अब जाके चक्कर पड़ गया किसी के कि साल बच गए हमारे पास 5 और क्लासेस बच गई 1st और 2nd। मतलब गलत बता दिया मैंने तो? नहीं, बिल्कुल सही बताया। अब इस शुरुआत वाले 5 साल का अंतर समझते हैं कि जो शुरुआती 5 साल आपका, इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये है, अब समझिए इसका चक्कर, जो मतलब अंतिम 4 11th 12th 10th और 9th, फिर 3 8th 7th 6th, फिर 3 5th
फोर्थ, थर्ड। अब बचे 5 साल। कौन से साल? 5 साल। इस 5 साल को 2 टुकड़ों मार दिए, 3 + 2। 5 साल को कितने टुकड़ों मार दीजिए? 2 टुकड़ों मार दीजिए, 3 + 2। ये दो तो क्या हो गए हमारे? ये तो पता चल गया कि फर्स्ट और सेकंड हो गए। अब इन 3 का चक्कर क्या है भाई साहब? इन 3 का चक्कर ये है, LKG हमने कभी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। UKG बिल्कुल पढ़ा है। और एक इससे पहले एक नाम और पढ़ा होगा कि बच्चा नर्सरी में है। नर्सरी पेड़ पौधों वाली नर्सरी नहीं, नर्सरी में है। तो LKG, UKG और नर्सरी। क्लियर? अब एक बार पीछे वाली स्लाइड पे वापस चलते हैं। देखिए, यही बात मैं समझाना चाह रहा था। क्या? कि पूर्व प्राथमिक में बच्चा नर्सरी करेगा पहले, फिर LKG मीन्स लोअर किडनगार्टन। लोअर किडनगार्टन। किडनगार्टन एक विधि थी ना। किडनगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। फ्रोबेल ने दी थी किडनगार्टन, लोअर किडनगार्टन। उसके बाद देखिए UKG, अपर किडनगार्टन। इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्तर। फाउंडेशन स्तर या आंगनबाड़ी। फाउंडेशन स्तर या आंगनबाड़ी नाम दिया गया इसको। किसको? इस पूर्व प्राथमिक को। उसके बाद 2 साल बच गए, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास हो जाएंगी। 2 साल में कितने हो जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड क्लास। 15 साल तक तो बच्चा केवल स्कूलिंग करेगा। ये स्लाइड समझ में आ गई अब शायद। अब आगे वाले चलते हैं कि 15 साल तक तो बच्चा, देखिए 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15, यानी 15 साल तक तो बच्चा केवल और केवल स्कूलिंग करेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ एज का रेशो, तो टोटल 15 साल तक स्कूल करेगा, 12 क्लास करेगा, मतलब क्लास और स्कूल का रेशो कितना हो गया? 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। 12 क्लास करेगा 15 साल तक। लेकिन एक लफड़ा और है कि बच्चे को जन्म देते तो भेजेंगे नहीं स्कूल में हम, कि बच्चा मतलब जन्मा नहीं उससे पहले चलो बेटा चलो स्कूल चले हम। नहीं, स्कूल नहीं चले। जन्मते ही स्कूल नहीं चलते। जन्मते स्कूल नहीं चलते तो क्या होगा? 3 साल के बच्चे को आपने एडमिशन दिलाया। 3 साल के बच्चे को आपने एडमिशन दिलाया, फिर 5 साल तक प्रारंभिक स्तर, फिर 3 साल तक आगे वाला, फिर 3 साल तक आगे वाला, और ये अंतिम 4 साल का। टोटल कितने हो गए? 18। यानी 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा ना, तो वो 12th में हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा? 12th में हो जाएगा। क्लियर? अब बात समझ में आ गई होगी शायद। यानी ये शुरुआत के 3 है घर के, फिर ये स्कूल के, इसमें से 3 किसके? आंगनबाड़ी के, बाकी सारे स्कूल के। आगे चलते हैं। अब बात आती है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसमें मिड डे मील का क्या किया? तो मिड डे मील का किया ये कि मिड डे मील के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। यानी बच्चों को पहले तो अकेला खाना दिया जाता, अब उसका नाश्ता भी दिया जाएगा। यानी सुबह सुबह बच्चों को आती, ये लो बेटा नाश्ता खाओ, फिर उनको दूध पिलाया जाएगा, फिर उनको नाश्ता खिलाया जाएगा, थोड़े दिनों में उनके कपड़े धोए जाएंगे, फिर उनको घर पे रहने का, यहाँ पे स्कूल में रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों को, मतलब टीचर का काम मेरा क्या रहेगा? आप ये सोच रहे हो कि टीचर का काम क्या रहेगा? बच्चे संभाले कि बच्चे पढ़ाए? क्योंकि पहले नाश्ता कराओ उनको, गए 2 पीरियड, फिर उनको क्या करो? दूध पिलाओ, गए 2 पीरियड, फिर उनको क्या करो? खाना खिलाओ, गए 2 पीरियड। 1 पीरियड की तो इंटरवल होने जरूरी है। बच गया क्या? चलो इंटरवल छोड़ दें, फिर भी चलो 3 पीरियड तो गए ना एक्स्ट्रा में। बच्चे कितने? केवल 3 पीरियड बचे। क्या करें 3 पीरियड में? ऐसा सिस्टम अब नहीं रहेगा। अब क्या होगा? अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा सिस्टम हटा दिया है। तो क्या किया? तो ये किया कि जो नया एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें ये काम टीचर्स के नहीं होंगे। अब ये काम टीचर्स के नहीं होंगे तो क्या? टीचर नहीं करेगा तो कोई और करेगा। हमें क्या मतलब? कोई भी करो, टीचर नहीं करेगा। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बोर्ड यथावत रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। कहीं आपको मिलेगा कि 10वीं क्लास का बोर्ड निरस्त कर दिया गया है? नहीं किया गया। आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, ऑफिशियल पीडीएफ है। जिसको भी कोई डाउट हो, ऑफिशियल पीडीएफ मेरे पास है, उसका मैं आपको प्रिंट आउट दे सकता हूँ, उसका आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ ऑफिशियल पीडीएफ का। ठीक है? और उसमें साफ साफ लिखा होगा कि 10th और 12th के बोर्ड को समाप्त नहीं किया गया, यथावत रहेंगे। उसके बाद क्या किया कि क्लास 9th to 12th 9 से 12 में सेमेस्टर प्रणाली चलेगी। सेमेस्टर होते हैं ना 6 महीने के, 6 महीने सेमेस्टर चलते हैं। सेमेस्टर हो गए, और सेमेस्टर होंगे तो इनका मूल्यांकन कैसा होगा? मूल्यांकन रेगुलर मूल्यांकन होगा। कैसा मूल्यांकन होगा? रेगुलर। पहले तो वार्षिक के तहत मूल्यांकन होगा, अब निरंतर मूल्यांकन होगा। निरंतर मूल्यांकन होगा।
ठीक है। अब आगे बात आती है नेक्स्ट कि शिक्षक छात्र जो अध्यापक विद्यार्थी अनुपात शिक्षक छात्र अनुपात कितना होगा 1:30 होगा। किसके अनुसार? इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। किसके अनुसार? नई एजुकेशन पॉलिसी। देखिए कैसे, जो RTE एक्ट है, RTE 2009, पहले RT छोड़ो, पहले बात करते हैं NCF की। पहले आया था NCF 2005, इसमें कितना था? 1:30 था। फिर उसके बाद आई RTE 2009, इसमें कितना था? 1:40। और अब आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें कितना है? 1:30। ये तीनों अनुपात गोल के पी लो, बात खत्म। NCF में 1:30, RTE में 1:40, NEP में 1:30। पीछे चलते हैं तो यानी अध्यापक छात्र अनुपात कितना होगा? 1:30 होगा। उसके बाद देखिए, टीचर्स को पर ईयर 50 घंटे प्रशिक्षण देना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 50 घंटे प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। यानी अब जो आपके अध्यापक हैं उनको भी क्या लेना पड़ेगा? उनको भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। यानी आपके जितने भी स्कूल के टीचर, पहले क्या करते हैं स्कूल के टीचर, उनको कोच नहीं देता था, ठीक है, लेकिन अब उनको क्या लेना पड़ेगा? अब उनको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। कितने घंटे? 50 घंटे। कब? पूरे एक साल में। कितने घंटे? 50 घंटे। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बात हमने कर ली। अब सिर्फ पहले क्या होता था? पहले टीचर को जहाँ उठाया उस ड्यूटी में लगा देते हैं। कहाँ पर? जब मन किया, जहाँ मन किया वहाँ लगा देते हैं। चुनाव आए तो चुनाव में लगा दिया, जनगणना आए तो जनगणना में लगा दिया, और कोई महामारी आ गई तो उसमें लगा दिया। मतलब टीचर को कहीं नहीं छोड़ा। टीचर को सब ऐसे समझते हैं कि टीचर मतलब हर एक जगह काम कर सकता है, और वाकई मादा होता है। हर एक इंसान की कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर जगह काम कर सके, लेकिन टीचर्स पे बर्डन बढ़ गया ना। वो कौन सा काम संभाले? अपना एजुकेशन देने का काम संभाले या फिर इस काम को संभाले? इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि टीचर की सिर्फ और सिर्फ चुनावी ड्यूटी लगेगी, उसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। कौन सी ड्यूटी? सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की चुनावी ड्यूटी लगेगी। उसके बाद शिक्षा का स्तर किया गया त्रिभाषी। कितने भाषी? त्रिभाषी एजुकेशन दी गई। एक आपकी मदर टंग, जो आपकी मदर लैंग्वेज है वो, एक आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो, और एक आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो। हमारी नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं, हमारी राजभाषा है, और राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी है। हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं, हमारी राजभाषा है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं मैंने आपको मातृभाषा में, जहाँ तक हो उसकी मातृभाषा में, मातृभाषा के बाद लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज में नेशनल लैंग्वेज में। मातृभाषा में कहाँ तक? 5वीं तक तो कंपलसरी है, 5वीं तक तो कंपलसरी है। उसके बाद हो सके तो 8वीं तक इनको मातृभाषा में दो, और अगर पॉसिबल हो तो इनको 12th तक मातृभाषा, यानी मतलब जहाँ तक पढ़ाओ वहाँ तक, 12th तक इनको क्या दो? मदर लैंग्वेज में इनको एजुकेशन दो। इससे सिस्टम ठीक है कि सरकार ने ये बात अच्छी रखी है। हालांकि मैं अपने व्यू प्रकट कर रहा हूँ, बस मेरा सरकार से कोई कनेक्शन ऐसा अपोजिट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं सरकार ने बात रखी, हालांकि वो ज़्यादा नॉलेज है उन लोगों में, तभी उन्होंने वो उस पोजीशन पे, हम इस पोजीशन में, बट फिर भी हम अपनी मांग रख सकते हैं, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता है हमें बोलने की, वाक स्वतंत्रता है, और हम कुछ गलत नहीं बोल रहे। क्या कि मान लेते हैं कि आपने एजुकेशन सिस्टम को कर दिया, आपने मदर लैंग्वेज में कर दिया, तो बच्चा एक लैंग्वेज हिंदी नहीं सीख पाएगा, इंग्लिश नहीं सीख पाएगा ढंग से, और जब वो हिंदी इंग्लिश को ढंग से नहीं सीख पाएगा, तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ, सपोज करो मैं किसी, जैसे राजस्थान से हूँ, राजस्थान से मैंने मान लो सीकर डिस्ट्रिक्ट से कुछ किया, सीकर डिस्ट्रिक्ट की मैंने लैंग्वेज पूरी सीख ली वहाँ की। कल को मान लो मेरी पोस्टिंग बाड़मेर हो गई, कहाँ से आएगी मुझे वो लैंग्वेज? हिंदी भी मुझे नहीं आती, हिंदी में कहाँ से सीखूँ? हिंदी मुझे सिखाई नहीं, क्योंकि मुझे 12th तक की और मातृभाषा सिखाई गई, स्थानीय भाषा सिखाई गई, राजभाषा तो कभी कभार सिखाई गई, लोचा उल्फत। बट इतना ही हम रखना चाहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि फॉरेन लैंग्वेज को भी स्कूलों की शिक्षा में, आप चाहो तो आप दूसरे देश की लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को भी आप अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हो। फ्रांसी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे चीनी हो, चाहे कौन सी भाषा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कौन सी भी भाषा आप सीखना चाहो, वो लैंग्वेज आप अपने स्कूलों में सीख सकते हो। उसके बाद अध्यापक का स्थानांतरण केवल, पहले मन किया तब टीचर को उठाया यहाँ से और यहाँ टपका दिया। अब वो सिस्टम नहीं है। अब टीचर का प्रमोशन होगा तभी उसका ट्रांसफर होगा, वरना कोई ट्रांसफर नहीं है। और प्रमोशन भी लेवल नॉलेज के आधार पे होगा। ये नहीं कि मतलब इतने साल हो गए, जैसे 9 साल हो गए, टीचर को ट्रांसफर कर दो, प्रमोशन कर दो, नहीं। यदि बंदे में ज्ञान है तो उसका 4थे साल प्रमोशन हो जाएगा, ज्ञान नहीं है तो उसमें 10 साल बैठे रहो, कोई प्रमोशन नहीं होगा।
अपना रिजल्ट दी बेस्ट देगा, वही टीचर आगे जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि स्कूलों में अब टीचर्स को पढ़ाना ही पड़ेगा इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उसके बाद स्कूलों में SCMC, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, स्कूलों में SCMC का गठन भी किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों को रहने के लिए क्या दिए जाएंगे, क्वार्टर दिए जाएंगे, कमरे दिए जाएंगे, क्वार्टर दिए जाएंगे। और वो किसकी तर्ज पर, KVS केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर दिए जाएंगे, जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी तर्ज पे दिए जाएंगे। आगे, स्कूल में राजनीति नहीं की जाएगी। पहले क्या होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ज़्यादा भक्त है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का गुणगान करने लग जाएगा, लेकिन अब स्कूलों में राजनीति नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के रूपांतरण कार्य में सुधार के बारे में बताती है कि स्कूली शिक्षा में क्या हुआ और उच्च शिक्षा में। अकेला स्कूली शिक्षा के बारे में नहीं है, अकेली उच्च शिक्षा के बारे में नहीं है, दोनों शिक्षाओं का सम्मिलित रूप है। स्कूली शिक्षा के बारे में बताएगा और उच्च शिक्षा के बारे में भी बताएगा। उसके बाद आता है कि जो इसका NEP का है कि स्कूली शिक्षा में 100% GER मतलब ग्रोस, G का मतलब ग्रोस, E का मतलब एनरोलमेंट, R का मतलब रेशियो। कब तक? 2030 तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। और जो 2 करोड़ बच्चे हैं जो मुख्य धारा में उनको लाया जाएगा एजुकेशन की, ये जो एजुकेशन से भटके उनको एजुकेशन की मुख्य धारा में लाया, कितने करोड़ को? 2 करोड़ बच्चों को। नया सिलेबस जारी होगा और नई एजुकेशन स्ट्रक्चर बनेगी। एजुकेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको वही बता दी कौन सी थी, नया सिलेबस जारी होगा और नई ही एजुकेशन स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर? आगे उसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की पर एक राष्ट्रीय मिशन बनेगा इसमें, कि जो बुनियादी शिक्षा किसकी थी? महात्मा गांधी ने बात की थी कि बच्चों को ग्राउंड मतलब बुनियादी शिक्षा दो, शुरुआती शिक्षा दो, और संख्यात्मक ज्ञान न्यूमेरिकल उनको नॉलेज दो। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी और इनको इंटर्नशिप में शामिल किया जाएगा कक्षा 6 से ही, कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहती है, उस बच्चा या बच्ची किस फील्ड में जाना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में है, 8वीं से 12वीं तक भी यदि संभव हो तो उसे मातृभाषा में ही देना होगा, संभव हो तो, लेकिन 5वीं तक तो आपको मातृभाषा में ही पढ़ाना होगा। पहले संस्कृत को छोड़ दिया गया था, संस्कृत कभी मतलब संस्कृत की कदर कम हो गई थी, लेकिन अब संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में होगा हर जगह, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूलों में तो कंपल्सरी, स्कूलों में तो जहाँ तक लगता था वैसे लगता है 10 तक, 12th 11th 12th में कम आप ऑप्शनल आपके पास ले सकते हो। हायर एजुकेशन में भी आपको संस्कृत मिलेगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद योगात्मक आकलन के बजाय नियमित और रचनात्मक आकलन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? योगात्मक आकलन मतलब पूरी साल का एक साथ आकलन कि अर्धवार्षिक हुई, वार्षिक हुई, टोटल नंबर दो, बात खत्म। नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। अब बच्चे का रचनात्मक आकलन होगा। ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ रचनात्मक कि बच्चा कितना क्रिएटिव है वो आकलन भी होगा। यानी मतलब कितना, अब इसने कितना पढ़ा, अब इसने कितना ग्रहण किया, अब इसने कितना ग्रहण किया, उसके अकॉर्डिंग इसको आकलन होगा। और 2035 तक उसमें GER को बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा? 50% तक करना पड़ेगा। अब बात आती है कि टीचर्स के लिए क्या किया गया। टीचर्स के लिए ये किया गया कि जो प्रभावकारी शिक्षक भर्ती करने के उनका कार्य किया गया कि शिक्षक जो भी भर्ती होंगे उनको प्रभावकारी बनाना। कैसे? कि शिक्षकों को एक प्रभावकारी व पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए पदोन्नति योग्यता पर आधारित होगी। पदोन्नति पहले क्या करते कि उम्र हुई, मानो 9 साल हो गए जॉब करते, इसका प्रमोशन कर दो, 12 साल हो गए प्रमोशन कर दो, 18 साल हो गए प्रमोशन कर दो। अब ऐसे नहीं होगा। अब आप पे नॉलेज है तो आपका प्रमोशन होगा। इसमें कई जो स्रोत हैं उनको समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन और उनके जो उनका करियर है उसको आगे बढ़ाने के शैक्षणिक प्रशासक और शिक्षा जो विद है उनकी व्यवस्था बनाने की उनकी व्यवस्था करनी होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक इनको विकसित किया जाएगा। क्या विकसित किया जाएगा? शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST किया जाएगा। जिस मतलब इसके लिए क्या करेगी? NCERT SCERT शिक्षकों की और उच्च स्तरीय और क्षेत्रीय जो विशेष संगठन है उनसे परामर्श लिया जाएगा।
ये सब किसके लिए किया जाएगा? ये सब टीचर्स के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? टीचर्स के लिए किया जाएगा, यानी जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए ये सब किया जाएगा। मीन्स जितना जब भी कुछ किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए किया जाएगा, टीचर्स के लिए। उसके बाद आते हैं कि इस एन जो मैंने पूरा पढ़ लिया, अब एन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें जितनी बातें थी वो सारी बातें हमने देख ली कि टीचर्स के लिए क्या होगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, यूजी के लिए क्या होगा, पीजी के लिए क्या होगा, कॉलेज के लिए क्या होगा, बीएड के लिए क्या होगा, सब के लिए। एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। देखिए क्या किया हमने, किया कुछ नहीं बल्कि पूरी इस शिक्षा नीति को पूरा खंगाल कर दिया। रेशो पूछे 5+3+3+4। उसके बाद यूजी के लिए पूछे तो यदि फर्स्ट ईयर करेगा तो अलग, सेकेंड ईयर कर लेगा तो डिप्लोमा, और थर्ड कर लेगा तो फाइनल ईयर कर लेगा तो क्या मिलेगा उसको? डिग्री मिल जाएगी। क्लियर? और अगर छठी जो 6th क्लास है, 6th क्लास से ही आपका क्या शुरू हो जाएगा? बिल्कुल रिसर्च वाला शुरू हो जाएगा, व्यावसायिक एजुकेशन वाला। उसके बाद संस्कृत को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया। और क्या देखा इसमें? जो स्टूडेंट रेशियो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, वो कितना हो जाएगा? 1:30। टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना हो जाएगा? 1:30। आरटीई में कितना था? 1:40 था। एन शेप में कितना था? 1:30 था। उसके बाद इससे पीछे वाली शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। इसमें प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी जी, इसमें थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? ये हमारी पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लीट, पूरी। क्लियर? वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।